हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एचआर पॉलिटेक्निक में। मैं हूं पारस कौशिक। आज हम करने वाले हैं पावर सिस्टम बुक में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए हुए हैं। 7-8 क्वेश्चन हैं, 8 मार्क्स के भी हैं और 4 मार्क्स के भी हैं। तो आपको पता ही है हमारे जो पेपर है वो आने वाला है पावर सिस्टम का दिसंबर में। तो उसकी तैयारी के लिए हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। बुक्स वगैरह को भी आप खुद पढ़ लेना। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ जिस पे आप पासिंग मार्क्स जल्दी और बहुत अच्छे अचीव कर पाएंगे। ये है 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो, तो हो सके तो आप ध्यान से देखना। और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लें, क्योंकि वहाँ पे मैंने इस हैंड रिटन नोट्स को प्रोवाइड किया है। साथ में जो क्वेश्चंस को आपको क्वायरी वगैरह है तो मैं वहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है पावर सिस्टम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक लोड एंड पीक लोड। पीक लोड और बेसिक लोड में क्या डिफरेंस है तो वो बताना है। बेस लोड द अनवेरिंग लोड विच अकर्स ऑलमोस्ट द होल डे ऑन द स्टेशन इज नोन एज बेस लोड। जो बेस लोड वो होता है जो पूरे सब स्टेशन पे पूरे दिन रहता है लोड, तो हम उसको बोलते हैं बेस लोड। बेस लोड स्टेशन क्या होते हैं? द पावर स्टेशन विच टेक्स अप द अनवेरिंग लोड ऑफ द सिस्टम एंड वर्क्स फॉर द होल डे आर नोन एज बेस लोड स्टेशन। बेस लोड के अंदर क्या होता है? जो पावर स्टेशन होते हैं वो टेक करते हैं अनवेरिंग लोड को, मतलब वो बढ़ता छोटा मतलब ज़्यादा कम नहीं होता, वो लोड एक कांस्टेंट रहता है और वो वर्क करता है पूरे दिन। वो लोड पूरे दिन एक ही रहे और उसको हम कहते हैं बेस लोड। पीक लोड क्या होता है? जो वेरिएबल लोड होता है विच अकर्स ओवरऑल एंड अबव द बेस लोड इज नोन एज पीक लोड। जो पीक लोड होएगा जो वेरिएबल है, मतलब वो कभी ज़्यादा कभी कम पूरे दिन में होता रहे। पीक लोड स्टेशन द पावर स्टेशन विच टेक्स अप द वेरिएबल लोड्स ऑफ द सिस्टम एंड works from the durability in the which the peak load occurs are known as peak load power station। वही बात है कि जो पावर स्टेशन है वो टेकअप करेंगे पूरे दिन में जो वेरिएबल लोड ऑफ द सिस्टम का, एंड वर्क फ्रॉम द ड्यूरेशंस, जितने ड्यूरेशंस वर्किंग है उतने मतलब पूरे दिन, इन विच द पीक लोड अकर्स, जिस टाइम जिस ड्यूरेशन पे जो पीक लोड बढ़ेगा आर नोन एज पीक लोड पावर स्टेशन। उस टाइम हम पीक लोड पावर स्टेशन को कहते हैं। जैसे आप इसमें देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ये लोड इन मेगावाट और टाइम इन आवर्स कि जैसे 4 घंटे में जो लोड है वो थोड़ा सा बढ़ा, 8 घंटे में तो मैक्सिमम था, 12 बजे कम हुआ, 6 बजे वापस बढ़ा। ये है पीक लोड की। और जो आपको नीचे बॉक्स दिखाई दे रहा है ये है बेस लोड हमारा, कि बेस लोड हमारा हमेशा कांस्टेंट रहता है पूरे टाइम पे, कि 24 घंटे तक जो हमारा है जो लोड है वो 20 ही की वैल्यू पे रहा, मतलब ये कांस्टेंट है। और पीक लोड बढ़ता घटता रहता है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेथड्स द डिफरेंट कंडक्टर यूजिंग ए ट्रांसमिशन लाइन एक्सप्लेन। The most common used conductors material are overhead lines are copper, aluminium, steel, core aluminium, galvanized steel और cadmium copper। इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि जो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कौन से जो मटेरियल है वो यूज़ होते हैं। तो उसके अंदर जनरली हमारे ACSR कंडक्टर, कॉपर और गैल्वेनाइज्ड स्टील एंड कैडमियम कॉपर यूज़ होते हैं। तो हमारा फर्स्ट आता है कॉपर। This is an ideal metal for overhead line owing the high electricity conductivity and greater tensile strength। जो कॉपर की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत अच्छी ग्रेटर होती है, मतलब ज़्यादा होती है, और साथ में ये हाई इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिकल को कंडक्ट कर सकता है, मतलब हाई वोल्टेज को ये ट्रांसमिट कर सकता है। तो इसके अंदर कॉपर्स के अंदर ये आपको मेन पॉइंट लिखने हैं 4 मार्क्स में आए तो। द कंडक्टिविटी ऑफ अ कॉपर इज़ हाई
कॉपर हैज़ हाई करंट डेंसिटी, इसकी करंट डेंसिटी भी हाई होती है। इट हैज़ अ लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत लो होता है क्योंकि ये हाई करंट को ट्रांसमिट करता है। जैसे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आप मुझे कमेंट करें कि कॉपर उसमें जो करंट की कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रिसिटी की वो ज़्यादा होगी या कम होगी, ये आपको कमेंट करना है। तो मैं देखता हूँ कौन अच्छा सही कमेंट किया है, किसने गलत कमेंट किया है, मैं उसको फिर बताऊँगा क्या होता है। कॉपर डज नॉट कोड इन नॉर्मल एटमॉस्फेयर, जो कॉपर है नॉर्मल एटमॉस्फेयर के अंदर कोड मतलब उसके ऊपर जर नहीं लगता है। इट इज़ ड्यूरेबल एंड हैज़ हाई स्केल वैल्यू, ये ड्यूरेबल होता है और इसकी हाई स्केल वैल्यू होती है। ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी एंड हायर कॉस्ट कॉपर नाउ डेज रेयरली यूज, सो वी यूज़ एल्यूमिनियम कंडक्टर इन प्लेस ऑफ कॉपर। आजकल जो कॉपर की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए हम एल्यूमिनियम कॉपर की जगह हम एल्यूमिनियम कंडक्टर का यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन पावर ट्रांसमिशन के लिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट कंडक्टर है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कंडक्टर आर मच इन यूज़ दीज डेज ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ कॉपर। एल्यूमिनियम कंडक्टर है वो ज़्यादातर यूज़ किए जा रहे हैं इन दिनों में क्योंकि जो कॉपर की जो वैल्यू है वो कॉस्ट है वो हाई है। तो एल्यूमिनियम के पॉइंट्स ए, इट इज़ कंपैरेटिवली चीपर देन कॉपर, ये कॉपर के कंपैरिजन में बहुत सस्ता होता है। इट इज़ लाइट इन वेट, ये वेट में बहुत हल्का होता है। द कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 60.6% डेट द ऑफ कॉपर, कॉपर से 60.6% इसकी कंडक्टिविटी है। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर इज मस्ट बी लार्ज दैन कॉपर, जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कॉपर से ज़्यादा है। द डायमीटर ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर इज़ अबाउट 1.27 टाइम्स डैट ऑफ कॉपर, कॉपर से 1.27 टाइम ज़्यादा है डायमीटर एल्यूमिनियम का कॉपर से। एट सेम ओमिक रेजिस्टेंस, उसका जो रेजिस्टेंस है वो सेम है पर इसका डायमीटर ज़्यादा है कॉपर के कंपैरिजन में। एल्यूमिनियम कंडक्टर लाइटर इन वेट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर इज लो, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है। जॉइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट देन कॉपर, एक प्रोसेस होती है जिसमें हम हीट करके मेटल को और दूसरे मेटल के साथ जॉइंट करते हैं, मतलब सेम मेटल को। तो जो कॉपर है वो जल्दी से हीट हो जाता है और आसानी से जुड़ जाता है, पर एल्यूमिनियम डिफ़िकल्टी होती है उसमें जोड़ने में। तो ये एक पॉइंट आप लिख सकते हो। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है ACSR कंडक्टर, ज़्यादातर ये आपको पूछा जाएगा पेपर में 4 मार्क्स के अंदर या 8 मार्क्स के अंदर कि ACSR कंडक्टर को डिफाइन करें ब्रीफली। तो आप ये लिखना, दी कॉपर कंडक्टर आर वेरी कॉस्टली, जो कॉपर कंडक्टर है वो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। और स्टील कंडक्टर है वेरी पुअर कंडक्टिविटी, जो स्टील कंडक्टर है उनके पास पुअर कंडक्टिविटी होती है। एंड एल्यूमिनियम कंडक्टर हैव लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ, और एल्यूमिनियम कंडक्टर के पास लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मतलब ज़्यादा जब उनको खींचते हैं हम तो एल्यूमिनियम कंडक्टर है वो ब्रेक हो जाता है बीच में से, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी नहीं होती। द ACSR कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कोर ऑफ स्टील स्टैंड्स सराउंडिंग बाय 6 लेयर्स ऑफ एल्यूमिनियम स्टैंड्स हेरिकली अराउंड ओवर इट। इसमें कहा गया है कि जो आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ये जो बीच वाली है वो स्टील होता है और उसके जो चारों तरफ होता है वो एल्यूमिनियम के लेयर्स होती है। तो जैसे आप देख रहे हो 1:6 में, तो यहाँ पे 1 का मतलब है स्टील और 6 में है एल्यूमिनियम के कंडक्टर, 6 एल्यूमिनियम कंडक्टर, 1 2 3 4 5 6, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। द स्टील कोर प्रोवाइड्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो स्टील है वो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रिवेंट करती है। विच अनेबल द कंडक्टर टू विदस्टैंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ सच एज विंड एंड आइस लोडिंग। स्टील की जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है जिसके कारण जो कंडक्टर है हमारा वो
जैसे बर्फीली जगह पे या जहाँ पे भी ज़्यादा विंड चलती है वहाँ पे टिक पाता है, उसके ऊपर जितना लोड पड़ता है उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ उतना वो झेल लेता है। तो इसलिए हमने इसमें सेंटर में स्टील रखा है। द आउटर एल्यूमिनियम स्टैंड्स, जो बाहर आउटर लेयर है एल्यूमिनियम की, स्टैंड्स कैरी द मेजर पोर्शंस ऑफ करंट, जो बाहर वाली लेयर है वो करंट को कैरी करती है। बिकॉज एल्यूमिनियम हैज़ गुड कंडक्टिविटी, एल्यूमिनियम के पास गुड कंडक्टिविटी है एंड लो वेट, इसके अंदर लो वेट होता है इसलिए। द क्रॉस सेक्शन रेशो ऑफ एल्यूमिनियम टू स्टील इज अबाउट 6:1। जो क्रॉस सेक्शन रेशो होता है एल्यूमिनियम टू स्टील का 6:1 होता है, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम पहले आया तो 6 और स्टील बाद में आया तो 1। एंड कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील एंड कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज़ हाई। जो इनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ होती है स्टील और एल्यूमिनियम की, तो इनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। तो लाइटर इन वेट होते हैं और अलाउस लॉन्गर लाइफ स्पैन, इनको अलाउ करते हैं ये लॉन्गर लाइफ स्पैन्स को। रिड्यूस सैग, ये जो सैग होता है जो हमारे पोल्स के बीच में जो तार लटकती है वो उसको हम सैग बोलते हैं कि कितनी ज़्यादा वो लटक रही है, तो उसको रिड्यूस करता है। एंड लो कोरोना लॉसिस, इसमें कोरोना लॉसिस लो होते हैं। और वाइडली यूज फॉर हाई ट्रांसमिशन, ये ज़्यादातर हाई ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है एसीआर कंडक्टर। ये था हमारा एसीआर कंडक्टर। अब हमारे दो कंडक्टर बचे हैं, गैल्वेनाइज्ड और कैडमियम कॉपर। ये ज़्यादातर पूछे तो बहुत कम जाते हैं, पर भी आपको ये याद रहना चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो पांचों के 5 टाइप्स हैं कंडक्टर ट्रांसमिशन के अंदर जो यूज़ होते हैं कंडक्टर्स, उनको एक्सप्लेन करें। तो आप ये पाँचों के 5 भी लिखें, तो इसलिए आपको दोनों ये याद रहने चाहिए। तो हमारा जो गैल्वेनाइज्ड स्टील है, कंडक्टर है टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसके पास, गैल्वेनाइज्ड स्टील के पास। और गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर कैन बी यूज्ड फॉर एक्सटर्नल लॉन्ग स्पैन, ये ज़्यादा समय के लिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि इनका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है। दे आर पुअर कंडक्टिविटी, इनके पास पुअर कंडक्टिविटी है। अबाउट 13% ऑफ द कॉपर इज़ मिक्सड विद दिस कंडक्टर, 13% ऑफ जो कॉपर इनके साथ मिक्स किया जाता है। इट यूज्ड फॉर स्मॉल पावर ट्रांसमिशन, ये स्मॉल पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। हमारा जो लास्ट मटेरियल या कंडक्टर आता है वो है कैडमियम कॉपर। इट इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड कैडमियम, ये एक अलॉय होता है कॉपर और कैडमियम का, मतलब दोनों का मिक्स करके। एन एडिशनल ऑफ 1% और 2% ऑफ कैडमियम इंक्रीजेज द टेंसाइल स्ट्रेंथ बाय अबाउट 50%। हम इसमें 1 या 2% कैडमियम मिलाते हैं, जिसके कारण जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो अबाउट इंक्रीज हो जाती है 50%। एंड द कंडक्टिविटी रिड्यूसेस टू 10%, जो इसकी कंडक्टिविटी है पर वो रिड्यूस हो जाती है 10%, सॉरी 15%। मैंने यहाँ पे अच्छी तरह नहीं लिख रखा, 15%। द कैडमियम कॉपर कंडक्टर कैन बी यूजफुली फॉर लॉन्ग स्पैन, ये जो कैडमियम कॉपर है ये भी लॉन्ग स्पैन में ज़्यादा समय के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ 4 मार्क्स। स्ट्रिंग एफिशिएंसी के यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, 4 मार्क्स और 8 मार्क्स का। अभी मैंने 4 मार्क्स का ही एक्सप्लेन करूँगा, 8 मार्क्स का नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो आप वो कर लेना। अभी 4 मार्क्स वाला हम कर सकते हैं, क्योंकि 4 मार्क्स में डेफिनेशन ही मेनली यूज़ होती है, तो आज हम डेफिनेशन करेंगे। और 8 मार्क्स में इसकी डेरिएशन या बोले तो इसका फॉर्मूला आता है, तो वो हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी फार्मूला वो 8 मार्क्स में आता है, तो अगली वीडियो में हम सीखेंगे। स्ट्रिंग एफिशिएंसी, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द वॉल स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होता है, एक रेशो होता है वोल्टेज का अक्रॉस वॉल स्ट्रिंग के अक्रॉस टू प्रोड्यूस द नंबर ऑफ डिस्क to produce the number of disc in the string and voltage across the disc near to the conductor। स्ट्रिंग एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है।
वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग बाय में एन इंटूमेंट वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियर टू कंडक्टर, कि वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग कितनी है और एन कितने कंडक्टर लगे हुए हैं डिस्क वगैरह, और वोल्टेज अक्रॉस की डिस्क, एक डिस्क के पास कितने वोल्टेज आ रही है। वेयर एन नंबर ऑफ डिस्क इन द स्ट्रिंग, ये it is an important consideration because it is decided to potentially distribution along the string. The greater the value of string efficiency, the more uniform in the voltage distribution along the string. Thus 100% string efficiency is an ideal case for which the voltage across each disk will be externally the same, but it is impossible to achieve 100% string efficiency in practical. इस ये हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है, जो आपने ट्रांसमिशन लाइन में वो देखा होगा, कंडक्टर्स लगे होंगे, डिस्क कंडक्टर्स लाइन में बहुत सारे लगे होंगे, तो हम उनको स्ट्रिंग बोलते हैं। तो स्ट्रिंग के अंदर जब हमारी जो स्ट्रिंग है वो 100% होएगी, तो उसमें जितने भी कंडक्टर होंगे उनके पास इक्वली वोल्टेज जा रही होगी, मतलब सेम सेम जा रही होगी, ये इसमें बताया गया है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पढ़ सकते हो, मैं वीडियो को हल्का सा स्टॉप कर देता हूँ। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है सैग का, कि सैग क्या होता है, एक्सप्लेन दी एक्सप्रेशन फॉर इट। जैसे पहले मैंने आपको बताया था, सैग होता है दो पोल्स के बीच में जो तार लटकती है उसको हम सैग बोलते हैं। जो ये एस लिखा हुआ है ये डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस, और साथ में जो पोल की हाइट है उसके बीच का जो एरिया होता है, डिस्टेंस होती है, उसको हम सैग कहते हैं। द डिफरेंस इन लेवल बिटवीन द पॉइंट ऑफ सपोर्ट एंड द लोवेस्ट पॉइंट ऑन द कंडक्टर इज नोन एज सैग। लेवल डिफरेंस बिटवीन क्या था, एक पॉइंट होता है सपोर्ट का, ये जो बी और ए है, ये सपोर्ट, पॉइंट ऑफ सपोर्ट, एंड लोअर पॉइंट ऑन द कंडक्टर्स इज नोन एज सैग। लोअर पॉइंट ऑफ कंडक्टर इज सैग। तो हमने ये पढ़ लिया था कि जो डिफरेंस लेवल होता है पॉइंट का ऑफ सपोर्ट एंड लोअर पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज सैग होता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हमको देखते हैं। लेट अ कंडक्टर suspend between the two supports A and B as shown in the figure. The lower point on the conductor is O. Then by definition, इसमें क्या करके हैं, हमने कंडक्टर जो सस्पेंडेड बिटवीन टू स्पोर्ट्स के बीच में जो हमारा कंडक्टर है ए और बी के पॉइंट्स के बीच में वो लगाया हुआ है, ठीक है। और जो हमारा लोवेस्ट पॉइंट है वो है हमारा ओ है यहाँ पे, जो DSO, ये D होता है, ये जो बीच वाला है ये D है, और इसके नीचे वाली है O, जो लोअर है हमारा कंडक्टर का। और S इज इक्वल्स टू सैग होता है, तो सैग इक्वल्स टू OD, जो सैग है हमारा और D, तो जो ये हमारा S है वो है हमारा सैग। तो लेट L इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ स्पैन इन मीटर, जो लेंथ है स्पैन इन मीटर के अंदर हमारी जो लेंथ है मीटर के अंदर, और W इज द वेट पर मीटर, वेट पर मीटर है हमारे कंडक्टर का इन kg के अंदर, और T होता है टेंशन इन द कंडक्टर, की हमारे टेंसाइल स्ट्रेंथ कंडक्टर के अंदर कितनी है, तो T उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। कंसीडर अ पॉइंट P ऑन द कंडक्टर, एक हम कंसीडर कर देते हैं P पॉइंट कंडक्टर के ऊपर। द ओरिएंटेटेड ऑफ अ पॉइंट P में बी X और Y। Assume that armature is so small and OP equals to X, जो हमारा OP है वो equals to X हो गया। तो क्या होएगा, जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये हमारा O है, ये T है और ये X है। तो यहाँ से हमारा जो कंडक्टर है वो ऐसे जा रहा है, ये कंडक्टर है, और यहाँ पे ये P है, O और P, और ये T टेक्सटाइल, और ये हमारे जो Y एक्सिस। द टू
एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन रेशियो ऑफ ओपी। दो जो क्या है एक्सटर्नल जो फोर्सेस है, जो बाहर वाली जो फोर्सेस है एक्सटर्नल, वो राइट ओपी पे एक्ट हो रही है। द टेंशन टी एक्ट एज अ पॉइंट ओ। जो टेंशन टी है वो एक्ट एज अ पॉइंट ओ के जैसे बिहेव करेगी। और द वेट ऑफ डब्ल्यू एक्स ऑफ द कंडक्टर एक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स बाई 2 फ्रॉम पी। तो t इंटू वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स बाई 2 और या y इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स स्क्वेयर बाई 2t एट पॉइंट ओ के ऊपर जो y इक्वल्स टू एस होएगा और जो s इक्वल्स जो हमारा सैग है एंड x इक्वल्स टू एल बाई 2 होएगा। सैग होता है w बाई 2t और इंटू में w के इंटू में एल बाई 2 और उनके ऊपर ब्रैकेट और 2 की पावर। फिर हम इसको करेंगे तो s इक्वल्स टू डब्ल्यू एल स्क्वेयर बाय में 2t, सॉरी 8t, यहाँ पे 8 है 8। ओके, और ये है इफ़ेक्ट ऑफ विंड एंड आइस। अब जब एक केस में कि विंटर वाली जगह पे जहाँ पे भी सर्दी वगैरह होती है, जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, वहाँ के केस में जो हमारा कंडक्टर है उसका एक्चुअल साइज़ है d, पर जो बाहर वाली जो परत होएगी वो होएगी टी। तो हम उसको बोलेंगे d प्लस 2t। ये आप यहाँ पे पढ़ लेना कि यही लिखा हुआ है इसमें कि ये कंडक्टर है, उसके ऊपर एक अलग से बर्फ़ की लेयर बन गई है, तो हमने उसका नाम टी बाहर से रख दिया और कंडक्टर की जो डायमीटर है उसको हमने d बोल दिया। तो टोटल वेट ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ है डब्ल्यू टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आई है हमारा, यहाँ पे लिखा होगा कंडक्टर, ये रहा वेट ऑफ आइस, डब्ल्यू आई इज इक्वल टू वेट ऑफ आइस, और डब्ल्यू है विंड लोड कि हवा का कितना लोड है। तो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आई का होल स्क्वायर प्लस में डब्ल्यू क्या विंड लोड का होल स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये आपको बता दिया है डब्ल्यू आई का मतलब क्या है, वेट ऑफ आइस, और डब्ल्यू का है विंड लोड पर मीटर लेंथ। तो थीटा इक्वल्स टू कोस -1 ब्रैकेट में डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आई बाय में डब्ल्यू। तो सैग हमारा होएगा डब्ल्यू एल स्क्वेयर बाय में 80 कोस थीटा, और जो हम कोस थीटा की वैल्यू मैक्स रखेंगे तो सैग हमारा थीटा इक्वल्स टू 0 होएगा। तो सैग इक्वल्स टू डब्ल्यू एल स्क्वेयर बाय 80। तो दोनों कंडीशंस में जो हमारा सैग डब्ल्यू मतलब एल बाई एल स्क्वेयर बाय में 80 होएगा। अब है हमारा जो नेक्स्ट है ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर। ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर से आप पता लग रहा होगा कि हम कंडक्टर की पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं। तो ट्रांस मतलब ट्रांसपोर्ट करना पोजीशंस को एक जगह से दूसरी जगह कंडक्टर की। तो ये ज़्यादातर हम 3 फेज़ में ही कर पाते हैं, 1 फेज़ में हम इसको नहीं कर पाते। 3 फेज़ या 4 फेज़ में हम कंडक्टर की जो वायरिंग है वो चेंज कर पाएंगे, या 2 है हमारी कम्युनिकेशन लाइन में उसमें। तो इन अ 3 फेज़ ट्रांसमिशन लाइन irregular spacing between the conductor causes each phase to have different inductance, capacitance and even apparent resistance due to the mutual inductance of permixity effect। 3 फेज के अंदर क्या आता है, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर इरेगुलर स्पेसिंग होती है, जिसके कारण वहाँ पे कंडक्टर्स के बीच में इंडक्टेंस और मतलब कंडक्टर्स के जो फेज़ के बीच में क्या हो जाता है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस बन जाता है और साथ में रेजिस्टेंस भी। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो वायर्स हम इस फैक्ट को प्रोक्सिमिटी इफेक्ट करते हैं, तो उसका को हम कम करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे कंडक्टर हैं जैसे RYB हैं, तो हम उनकी जो वो है
पोजीशंस हैं वो चेंज कर देते हैं, जिसके कारण उनके जो बीच में वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा हो या वोल्टेज इंक्रीज हो रही हो या इंडक्टेंस कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस में कुछ चेंज आ रहे हों तो वो नहीं होते हैं। या कम्युनिकेशन लाइन में भी कभी कभी होता है कि बीच बीच में फॉल्ट हो जाते हैं। अगर कम्युनिकेशन लाइन में जो एक तो दोनों लाइंस पैरेलल जा रही है तो उनका जो बीच के अंदर से जो ईएमएफ के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो वो एक दूसरे की लाइन की कम्युनिकेशन को चेंज करेगी, तो उससे में हमारी कम्युनिकेशन में डिले या कुछ दिक्कतें फॉल्ट हमें मिलेगी। पर जब हम इनको क्रॉस कर देते हैं, जैसे कि चेंज करते रहते हैं एट इंटरवल ऑफ टाइम और उस पे डिस्टेंस पे, तो इसके अंदर जो हमारी कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर हमें बाधा नहीं आती, क्लियर एंड एफिशिएंट वॉइस आती है। तो दिस रिजल्ट इन इक्वल वोल्टेज ड्रॉप इन दी थ्री फेस and causes unbalanced line voltage at the receiving end. Irregular spacing also produce electromagnetic interference in the nearby telephone or communications line. To avoid these problems, the conductor are transported along the line in transpositions. Each conductors occupy all three possible positions for 1/3 of the total line. By periodically changing the positions, the average inductance, capacitance and resistance of the all phase become equal, ensuring a balanced system and reducing communications line disturbance. ओके, ये लिखा गया है इसमें कि हम कंडक्टर की जब पोजीशंस को चेंज करेंगे तो जो हमारे एंड पे जो वोल्टेज का ड्रॉप होना या इंक्रीज़ होना तो वो कम हो जाएगा, और जो कम्युनिकेशंस लाइन में भी जो हमारे जो फॉल्ट आ रहे हैं कम्युनिकेशन के वक्त, तो जो ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर की हेल्प से वो भी कम हो जाएंगे, तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो भी अच्छी तरह इम्प्रूव हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ द थर्मल पावर प्लांट विद डायग्राम। कि थर्मल पावर प्लांट की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बतानी है, और थर्मल पावर प्लांट को ही हम स्टीम पावर प्लांट भी कहते हैं। तो अगर आपको फाइनल पेपर में थर्मल पावर प्लांट की जगह स्टीम पावर प्लांट भी लिखा हुआ मिले तो आप थर्मल पावर प्लांट का डायग्राम बना लेना और उसको एक्सप्लेन कर देना, तो आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। इन दिस पावर प्लांट सॉलिड फ्यूल विच इज कोल आर liquefied gives up to heat to combustions to a boiler which generates steam at a high temperature and high pressure. The boiler delivers the steam to a steam turbine which acts as a prime mover to rotate the rotor of an alternator. The key diagram of thermal power plant is shown in figure, shown as the कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग मेन पार्ट्स। जैसे इसमें डायग्राम में और डेफिनेशन में यही बताया गया है कि हम बाहर से कोल लेके आएंगे, कोल हैंडलिंग प्लांट में कोल को बड़े बड़े पीसीस को हम छोटे छोटे पीसीस में कट कर देंगे, फिर वो कोल हैंडलिंग प्लांट से जो हमारा छोटे छोटे पीसीस हैं कोल के वो बॉयलर में जाएंगे, बॉयलर से हमने कोल को जलाएंगे और उससे वाटर को बॉईल करेंगे। जो बॉईल हुआ वाटर है वो सुपर हीटर के थ्रू टरबाइन में जाएगा। सुपर हीटर का वर्क होता है कि जो बॉईल हुआ वाटर है उसमें से जो स्टीम बन चुके हैं वाटर की, तो उसी में भी अभी भी कुछ नमी होती है, तो हम सुपर हीटर की हेल्प से उस नमी को भी हटा देते हैं। तो जो हमारे पास जो स्टीम मिलती है वो प्योर हॉट स्टीम होती है, उसमें वाटर नहीं होता है, वेपर्स नहीं होते हैं, जिसके कारण टरबाइन्स के जो विंड्स वगैरह हैं तो वो ख़राब नहीं हो पाते। तो और जो इसमें से बॉयलर में से जो ऐश बचेगी कोल को जलाने के बाद वो ऐश हैंडलिंग प्लांट में जाएगी और ऐश स्टोरेज में जाएगी। ऐश हैंडलिंग प्लांट में इससे जो सामान वगैरह ऐश से भी कुछ मतलब कोई चीज़ें बनती है, डेकोरेशन आइटम्स बनती है, वो बनाई जाएगी और फिर ऐश स्टोरेज में रखी जाएगी एक्स्ट्रा ऐश। और बॉयलर से फ्यूल गैसेस होएगी
वो सुपर हीटर के थ्रू इकोनोमाइज़र में जाएगी, इकोनोमाइज़र से एयर प्री हीटर में जाएगी, एयर प्री हीटर से वो चिमनी में जाके बाहर निकल जाएगी। अब जो फ्लू गैसेज वो होती है, जैसे कि हम जो बॉयलर के बाद जो कोल है उसको जला रहे होंगे तो उसमें से कुछ गैसेज निकलेगी। अब वो गैसेज सुपर हीटर के थ्रू हम उनको बर्न कर लेंगे और इकोनोमाइज़र में जाएंगी। वो इकोनोमाइज़र क्या करेगा, उस थोड़ी सी जो फ्यूल गैसेस के अंदर हीट होएगी, जो गैसेस के अंदर हीट होएगी उनको वो कलेक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा। कौन, इकोनोमाइज़र। इकोनोमाइज़र कलेक्ट कर लेगा हीट को जो कहाँ से आ रही है, गैसेस से आ रही है। फिर वो हीट को कलेक्ट करके जो हम फिर क्या करेंगे, पहले टरबाइन को रन करेंगे स्टीम से, और वो टरबाइन अल्टरनेटर से हेल्प से लगा होगा। यहाँ पे हमारा है अल्टरनेटर जो यहाँ पे हमारा जनरेटर होएगा उसको रन करेगा और हम 3 फेज़ में पावर सप्लाई देगा। और साथ में फिर वो टरबाइन रन होने के बाद जो हमारी स्टीम आएगी, हॉट स्टीम, वो कंडेंसर में जाएगी। कंडेंसर क्या करेगा, उस स्टीम को प्रेशराइज करके वाटर में कन्वर्ट करेगा और कूलिंग टावर से भी वो पानी में जाएगी और पंप के थ्रू वो ऊपर जाएगा और पंप फिर वो इकोनोमाइज़र में भेजेगा। फिर जो गैसेस जा रही होंगी उनकी जो हीट है वो इकोनोमाइज़र उस वाटर को वो हीट अप करेगा, फिर वो वापस जो गर्म पानी है वो बॉयलर में जाएगा और ये प्रोसेस चलती रहेगी। और जो गैसेस बाकी बच गई, हीट लेने के बाद जो गैसेस बच जाती हैं वो चिमनी के से चली जाएगी। और कंबशन में फ़ैन हवा की ज़रूरत होती है तो हम क्या करेंगे, फ़ैन लगा लेंगे और एक एयर हीटर लगा देंगे, जिसके कारण हमको जो मिलेगी एयर वो प्योर एयर होएगी और हीटेड एयर होएगी, तो उसके अंदर कोई मॉइस्चर वगैरह नहीं रहेगा, तो प्योर की प्योर एयर रहेगी। ये इसकी वर्किंग है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है और जो इनके पॉइंट्स हैं वो भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो आपको अभी रीड करना है तो आप रीड कर लेना। मैं अभी ये स्क्रीनशॉट लेके आप रीड कर सकते हो और या वीडियो को पॉज करके भी। वैसे मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करोगे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक पे, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाओगे और आप मुझे फिर मैसेज कर देना पर्सनली या ग्रुप में भी मैसेज डाल देना, मैं आपको वापस से वो PDF सेंड कर दूँगा ग्रुप में। तो आप या वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ इंसुलेटर इन ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हम वेरियस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। वो मैंने उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है, तो आप यहाँ पे ऊपर आई बटन का लिंक आ रहा होगा राइट टॉप कॉर्नर में, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। वैसे मैं डीपली उसमें बता दिया है, फिर भी आपको मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। पिन टाइप इंसुलेटर क्या होते हैं, ये इसके 5 टाइप्स होते हैं, पहले बता देता हूँ। पिन टाइप, सस्पेंशन टाइप, स्ट्रेन, शैकल एंड एग्स, और जिसको हम स्ट्रे टाइप भी कहते हैं। पिन टाइप इंसुलेटर क्या होता है, इट्स कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर पीसीज ऑफ अ पोर्कलेन permanent connected together and their pieces in mounted regally on the pole course arm with a pin fixed inside the insulator, so the name is pin insulator। जिसके अंदर एक पिन होती है जिसके कारण हम इसको पिन इंसुलेटर कहते हैं। The conductor is placed in the groove and the top of the insulator and it is tied to the insulator by the means of a building wire. The insulator is built up of various curved surfaces facing downwards in the order to increase the space area to remain dry even during rain, then are used for
telephone lines and overhead lines for the low voltage. These are used up to 33 kV. ये 33 kV तक यूज़ होते हैं। और इसके अंदर हम जैसे पोल होता है, आपने देखा होगा आपके जो भी गली मोहल्ले या सिटी वगैरह में, विलेज में भी कहीं पे भी आपने पोल देखा होगा, तो उसके ऊपर एक तार जा रही होगी पिन टाइप इंसुलेटर में से। वो अलग अलग इंसुलेटर हो सकते हैं, पर ज़्यादातर मेनली विलेजेस वगैरह में या सिटीज़ में पिन टाइप इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो हम पोल के ऊपर एक प्लस वाला वो होएगा, डंडा होएगा, तो उसके अंदर पहले हम स्क्रू को डालेंगे, फिर उसके ऊपर ये इसका एक केस होता है ऊपर वाला, वो डालेंगे। और यहाँ से जो ए लिखा हुआ है, यहाँ से हमारा कंडक्टर है वो पास होएगा। और इसकी शेप ऐसे होती है जैसे आपको दिखाई दे रही है, ये अंदर से ऐसे होता है, बाहर से बड़ा, फिर एक अंदर से ऐसे कर्व लग के ऐसे होता है। और यहाँ पे स्क्रू वगैरह ये डालते हैं हम नट बोल्ट वगैरह से, जिसे कस देते हैं। और जब रेनी सीजन में क्या होगा, जो कंडक्टर होगा वो इसके ऊपर से होएगा, पर ये इंसुलेटर है तो इसमें से करंट फ्लो होएगा नहीं। और मान लो बारिश के कारण भी होएगा तो हमारे पोल के अंदर करंट नहीं आएगा, वो यहाँ से नीचे गिर जाएगा। पर यहाँ पे ये सूखा रहेगा, जिसके कारण पूरी एक कनेक्शन नहीं बन पाएगा, जिसके कारण हमारा पोल के अंदर करंट नहीं आएगा। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर क्या होता है, 4 वोल्टेज अबव 33 केवी के ऊपर वाले वोल्टेज में हम इसको यूज़ करते हैं, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर को। पिन टाइप इंसुलेटर बिकम कॉस्टली बली एंड compatible in construction, complicated in construction, so for voltage above 33 kV suspension insulator are used। जो हमारे पिन टाइप इंसुलेटर है वो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन में बहुत कॉम्प्लिकेट होते हैं, मतलब बहुत मुश्किल होते हैं, उनको अच्छी तरह कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता आसानी से, और साथ में 33 kV तक ही होते हैं। पर जो हमारे सस्पेंशन होते हैं वो 33 kV तक अबव झेल सकते हैं वोल्टेज को, और इनको बनाना भी बहुत इजी होता है। इस कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पोर्टलैंड डिस्क कनेक्टेड इन सीरीज। इसके अंदर क्या होता है, पोर्टलैंड डिस्क होती है हमारी, वो कनेक्टेड होती है सीरीज के अंदर। ये मेन ध्यान रखना आपको, सीरीज के अंदर कनेक्टेड होती है बाय मीन ऑफ मैकेनिकल के अंदर लिंक्स दैट सस्पेंशन इंसुलेटर hangs from the cross arm of the pole tower and the line conductor is attached to the lower end। इसमें क्या होता है, यहाँ से हमारा कंडक्टर जाता होता है, जो ये नीचे वाला एरिया है यहाँ से हमारा कंडक्टर है जा रहा होता है। और ये है डिस्क हमारी, जो मैं आपको बता रहा था, इसमें अब 3 डिस्क लगी हुई है, तो एक डिस्क हमारी 11 kV तक की वोल्टेज को झेल सकती है। तो यहाँ पे 3 डिस्क हैं, तो 33 kV तक की डिस्क झेल सकती है। और ये सीरीज में कनेक्टेड होती है और हॉरिजॉन्टली लगी होती है। तो कभी भी आपसे कोई पूछे तो सस्पेंशन टाइप में हॉरिजॉन्टली और सीरीज में कनेक्टेड होती है डिस्क। एक डिस्क 11 kV को कंडक्ट करती है और कंडक्टर एंड से नीचे से जाता होता है। और है अब हमारा थर्ड है इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर। स्ट्रेन इंसुलेटर आर यूज्ड एट डेड एंड ऑफ द लाइन और एट द शार्प कर्व एट द रिवर क्रॉसिंग और एट द curvages. These insulator are used for voltage above 11 kV. It consists of an ensemble of suspension insulator as shown in figure। इसमें क्या होता है, सस्पेंशन इंसुलेटर ही लगे होते हैं, बस इसका मेन वर्क जहाँ वहाँ पे होता है जहाँ पे डेड एंड हो, कि वहाँ पे रास्ता ख़त्म हो रहा हो, तो हम इस इंसुलेटर का वर्क करते हैं और सस्पेंशन इंसुलेटर का। और साथ में या रिवर क्रॉसिंग हो या एक बोलते हैं शार्प कर्व हो ना, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि ये शार्प कर्व पे यूज़ किए गई है, तो यहाँ पे हमारा कंडक्टर, एक तो ये कंडक्टर है और एक हमारा ये कंडक्टर है। तो इसमें से क्या किया है, ये कंडक्टर हमने यहाँ से लिया, इसमें पास कर दिया, और ये हमने यहाँ पे इंसुलेशन लगा दिया, मतलब इंसुलेटर लगा दिया। ओके, तो ये हमारे 3 डिस्क दिखाई दे रही होगी आपको। तो हर एक डिस्क 11 kV की होती है।
तो ये भी वही है कि हम 11 kV के अबव वोल्टेज इसमें से यूज़ कर सकते हैं। ये आप डायग्राम को याद कर लें। शैकल इंसुलेटर, दिस इज़ यूज्ड फॉर लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन बिलो 11 kV। ये शैकल इंसुलेटर है जो हम 11 kV से नीचे वर्क के लिए यूज़ करते हैं। शैकल इंसुलेटर कैन बी यूज इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में ही यूज़ किया जाता है। अ शैकल इंसुलेटर इज़ फिक्स्ड टू दी पोल शो इन द फिगर, ये जैसे पोल है यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, ये है वर्टिकली में फिक्स किया हुआ है। द कंडक्टर इज़ फिक्स्ड इन ग्रब बाय मीन्स ऑफ बिल्डिंग वायर, जो इसके अंदर से यहाँ पे है कंडक्टर पास किया जाता है, जैसे कि हमने इस साइड से कंडक्टर पास किया और दूसरी साइड से निकल जाता है। यहाँ पे ऊपर नीचे बोल्ट होते हैं, बोल्ट को कसा जाता है और ये हमारा इंसुलेटर है और ये हमारा पोल है और ये 11 kV से बिलो काम करता है। अब है एग और स्टे इंसुलेटर, दीज आर ऑफ एग शेप, ये एग शेप के होते हैं। ऑल्सो कॉल्ड इनको हम स्ट्रे इंसुलेटर और ग्योज इंसुलेटर भी कहते हैं। एंड आर यूज्ड इन ग्योज केबल्स, ये ग्योज केबल में यूज होते हैं। वेयर इट इज़ नेसेसरी टू इंसुलेट द लोअर पार्ट ऑफ द ग्योज केबल फ्रॉम द पोल, इट इज़ यूज्ड फॉर सेफ्टी ऑफ पीपल्स एंड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। ये हम ज़्यादातर सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं कि हमारे जो पोल है उसके अंदर करंट ना आए, तो नहीं तो करंट आ जाएगा तो कोई भी अनजान व्यक्ति वगैरह उसके हाथ लगाएगा तो वहीं पे उसको शॉक लगेगा और डेथ हो सकती है। वैसे ही एनिमल के साथ भी हो सकता है कि कोई पशु वगैरह उनको टच कर ले तो उन पशु की भी हत्या हो सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, शॉक्स को प्रिवेंट करने के लिए हम एग या स्टे इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। इसमें कैसे क्या होता है, एक कंडक्टर इस जो पार्ट में यहाँ पे लगा होता है, फर्स्ट कंडक्टर, और सेकंड कंडक्टर इस साइड लगा होता है। तो एक कंडक्टर यहाँ होगा, एक कंडक्टर यहाँ होएगा, पर इनके जो बीच में स्पेस होएगी जिसके कारण इंसुलेशन रहेगी, जिसके कारण कंडक्टर है सर्किट बना नहीं पाएगा और वो ग्राउंड रहेगा तो उसमें करंट नहीं आएगा। ये हमारा है एग इंसुलेटर और यहीं पे हमारे ऑल क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो हमारे क्वेश्चंस थे कंप्लीट होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट और वीडियो में आने वाले हैं और क्वेश्चंस, तो आप जल्दी से तैयार रहें और इन क्वेश्चंस को तैयार कर लें। अगर आपको फिर भी कोई डाउट वगैरह है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होके आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हरियाणा पॉलिटेक्निक के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जल्द से जल्द 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा लें, हम 100 सब्सक्राइबर के पास बहुत नियर हैं। अभी हमारे 88 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो 100 करने में भी ज़्यादा देर नहीं लगती। वो आपका बस एक हेल्प चाहिए, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें और अच्छा सा कमेंट करें और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनका आप कमेंट करके आंसर भी दें और वीडियो को एक लाइक करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हरियाणा पॉलिटेक्निक के साथ। बाय, पारस कौशिक।